हम तो देश के लिए सोच समझ करके आज ये बिल लेके आए हैं। ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। सब मिल करके वक्फ बनेगा, उसमें सुन्नी भी होगा, शिया भी होगा और जितने बाकी जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा। यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है, मान्यवर एक गलत फहमी फैला रहे। दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग, वो सारे लोग जो गरीब लोग हैं उनको अब ये फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी। लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ बिल पर राज्यसभा में बहस चल रही है। राज्यसभा में पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद वो कानून, अगर मंजूरी वहां से मिल जाती है, उसके बाद बिल कानून बन जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर लंबी चर्चा चल रही है। वैसे तो जेडीयू और टीडीपी बिल पर खुलकर सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू, देखिए बिहार में चुनाव है और इसीलिए ये चर्चा तेज है कि जेडीयू बार बार, अखिलेश यादव यही तो कह रहे थे, ये बिल सरकार के लिए वाटरलू साबित होगा। उनका ये कहना है कि जो सहयोगी दल है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है और इधर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की, ये ऊपर से सहयोग तो कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर इनको अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सताएगी और फिर ये सरकार से, जो कि इस वक्त समर्थन की चल रही है केंद्र में, उससे अपना सहयोग खींच लेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेता आखिर बिल के खिलाफ खुलकर क्यों आवाज बुलंद कर रहे हैं। उधर आरजेडी और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एक सुर में दावा कर रहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा करना चाहती है, लेकिन वक्फ बिल पास होने के बाद किसी राज्य से सबसे पहला चुनाव अगर है तो वो बिहार में है। आइए सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉली शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एलजेपीआर के तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। तो नेता जेडीयू यानी नीतीश बाबू की पार्टी के सत्य प्रकाश मिश्रा जी इधर मोर्चा संभाले हुए हैं। इधर डॉली जी के साथ जो 4 लोग मौजूद हैं, अब उनसे परिचय करा देते हैं। कुर्ता चुकी अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनको इस शो में खास तौर पर अपना कुर्ता बदलना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं। मांग के ये स्टूडियो के दिए हुए कपड़े हैं, चलो ले जाने नहीं देंगे, लेकिन ये अभी यहाँ हमारे साथ हाजिर खान जुड़ रहे हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जिनके साथ हम सवाल जवाब करेंगे। और ये जनता जो जबरदस्त जोश के साथ, एक बार फिर सबको दिखा दीजिए। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के लिए बेहद संवेदनशील वक्फ बिल को कानून की शक्ल देने की राह आसान तो नहीं है, क्योंकि इस समय बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत भी नहीं है। इसलिए वक्फ बिल पास कराने के लिए नीतीश कुमार और नायडू बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। लोकसभा में कल देर रात तक हुई वोटिंग के बाद वक्फ बिल पास हो गया। अब राज्यसभा में बिल पर चर्चा जारी है। हालांकि यहाँ भी सरकार के पास बहुमत है, इसलिए बिल पास होना तय माना जा रहा है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। ये किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, ये किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है, ये देश के इंटरेस्ट में है। आज राज्यसभा में बिल पेश करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को भरोसा दिया कि मुस्लिमों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी
ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम के पास ही रहेगा। कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जबकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी बहुमत न मिलने की वजह से आगे के लिए ध्रुवीकरण में जुटी है। ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है, एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। इसमें सिर्फ ये नहीं, पूरा गोदी मीडिया लग गया। जो इंसान, जो मुसलमान अपना प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के माध्यम से अगर चलाना चाहता है वो चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। वहीं संविधान का हवाला देकर विपक्ष ये बताने में जुटा है कि बिल का मकसद केवल मुस्लिमों को निशाना बनाना है। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की बीजेपी सांसदों से जोरदार बहस हुई, जिसके बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग मुझे झुकाना। विपक्ष वक्फ संशोधन बिल के जिन बिंदुओं पर ऐतराज जता रहा है, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की। जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है, मान्यवर एक गलतफहमी फैला रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल पर सरकार का खुलकर समर्थन करने वाली जेडीयू में अब विरोध के सुर भी उठने लगे। जेडीयू महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने लोकसभा से बिल पास होने पर सवाल उठाया। उधर आरजेडी भी मुसलमानों के साथ धोखे का लगातार आरोप लगा रही है। मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी, सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए। जेडीयू महासचिव गुलाम रसूल बलियावी के बागी सुर के बाद जेडीयू सांसद और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जेडीयू के रुख को लेकर कोई भ्रम नहीं है। देखिए, कल के डिबेट के बाद जो भी थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति थी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण के बाद जो लोग भ्रम फैला रहे थे वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई और लोगों को पता है कि कुछ लोग भ्रम फैला करके, भावना भड़का करके वोट लेने के कारण मुसलमानों में कंफ्यूजन कर रहे थे। दरअसल अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली आरजेडी और जेडीयू में वोट विभाजन को लेकर घमासान मचा है। इस सियासत को समझने के लिए नीतीश के मुस्लिम वोटों के गणित को जान लीजिए। 2009 से 2015 के बीच तक मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के गठबंधन को चुनाव में मिलता आया है। 2009-2010 तक तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़ने पर भी बिहार में 21 से 62% तक मुस्लिम वोट पाते रहे, जो धीरे धीरे एनडीए के साथ चुनाव लड़ने में घटता रहा। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी को फिर भी वोट मिलते रहे। सवाल है कि वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, बीजेपी सरकार वक्फ की संपत्ति को कब्जा करना चाहती है। अगर ये परसेप्शन बनाने में आरजेडी कामयाब हो गई तो बिहार चुनाव में नीतीश के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगना तय माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो ऐसे में गौरव भाटिया जी क्या कीजिएगा अगर मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि देखिए पिछली बार अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूं, जब आप लोग एक साथ लड़े थे एनडीए बनके, जेडीयू और बीजेपी, आपको 12% वोट मिले थे। उससे पहले विधानसभा में आप लड़े तो आपको सिर्फ 5% मिले थे। लेकिन अगर ये वोट बैंक जेडीयू से छिटक जाता है आपकी वजह से, फिर उनकी नाराजगी कैसे संभालिएगा? अंजना जी, ऐतिहासिक दिन है भारत के इतिहास में। आपको वोट बैंक की चिंता है, मोदी जी को भारत की चिंता है।
सबसे पहले मैं ये कह दूं, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव ऐसा है कि अब विपक्ष भी कहता है कि मोदी जी को चैलेंज ना दे देना, अगर चैलेंज कर दिया तो वो काम होगा और संवैधानिक दृष्टि से जो ठीक है वो होगा। मैं आपको 1 महीने पीछे लेके जाता हूं। संजय सिंह का बयान चल रहा था, कह रहे थे बैसाखी की सरकार है, कब गिर जाए। तो अर्ज किया है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। अब आज धन्यवाद, ऐसी ऑडियंस कभी मिलती है। नहीं, हम तो सोच रहे एक मुशायरा कर ही ले आपके साथ। आइए, आपने मुशायरे की बात करी, संविधान पे मुशायरा करते हैं। संविधान की मूल भावना क्या है कि धर्म के आधार पे आप भेदभाव नहीं करोगे। ये कैसा 1995 का एक्ट था, 2013 का संशोधन था, जो कहता था एक वर्ग को ये बताने की जरूरत नहीं कि ये जमीन उसकी कैसे है, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो दौड़ेंगे कभी वक्फ बोर्ड कभी ट्राइब्यूनल, और उसके बाद न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात, आप देखिए कितनी अच्छी सोच से आया है। मुस्लिम समाज में और जो वर्ग हैं, बोहरा है, आगा खानी है, इनकी चिंता तो अंजना जी इन्होंने कभी करी ही नहीं। ये कहते हैं हितैषी है मुसलमानों के। मोदी जी आए, जिन्होंने पहले ट्रिपल तलाक दे के दिखाया मुस्लिम बहनों का कोई भाई है तो नरेंद्र मोदी है, और अब दिखाया आगा खानी और बोहरा के लिए कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। और अब एक सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आपने शुरू में ही बोला कि वोट बैंक की आपको चिंता है, प्रधानमंत्री को देश की चिंता है। I don't misquote. नहीं, you are not misquoting, and that is why we come to your show. हाँ, मैं शब्द एकदम शब्द बा शब्द बोलती हूँ। ये नंबर दिखाइएगा जरा बिहार का। मुस्लिम में अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा 73%, ये कुल मुस्लिम आबादी 17.5% के ऊपर है। पासमानदा मुस्लिम 12.9%, और इसमें अगर आप टोटल जो मुस्लिम्स वहां पर है उनकी आबादी देखें तो 73% है। आप लोगों ने पासमानदा शब्द पिछले दिनों कम से कम हजारों बार बोला होगा। अब इसका सीधा बिहार कनेक्शन है या नहीं है? देखिए, मैं कहूंगा जो आज ऐतिहासिक कदम लिया जा रहा है इसका भारत कनेक्शन है, और बिहार भारत में है तो बिहार से कनेक्शन तो होगा ही होगा। और ये जो बात कर रहे हैं आप, जब मैंने कहा बोहरा, पसमानदा, आगा खानी, ये वर्ग वो थे कि ये लोग, इनकी अनदेखी की जाती थी। और मैं नहीं कहता हूं, आप देखिएगा कल आपके चैनल पे चल रहा था, जब बुजुर्ग मुसलमान बाहर आए उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा मोदी जी को धन्यवाद कि इन भू माफियाओं से हमें छुटकारा दिलाया है। तो इसलिए जो पसमानदा है, आगा खानी है, बोहरा है, महिलाएं हैं मुस्लिम समाज की, इनके सशक्तिकरण की अभी तस्वीर लिखी जा रही है। और आप आगे देखिएगा, जैसे ट्रिपल तलाक आने के बाद 80% कभी आई ट्रिपल तलाक के मामलों में, जब ये वक्त का संशोधन हो जाएगा तो जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं इनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, इनको भी खुशियां मिलेंगी। अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि ये वाटरलू साबित होगा इस कानून के लिए। इस पर मैं भदौरिया साहब से सवाल करूंगी, लेकिन पिछली बार चुनाव के बाद जब प्रचंड जीत थी, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की 303 सीटों वाली सरकार थी, एनडीए के साथ तो बहुत आगे था नंबर, अपने दम पर बीजेपी के 303, तब इन्होंने अनुच्छेद 370 हटाना, ट्रिपल तलाक बिद्दत हटाना, सब कानून पास करा लिए। इस बार लेकिन बड़ी चुनौती थी, और जिसको आप मुस्लिम विरोधी बिल कह रहे हैं, उस वक्त संशोधन बिल को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जिन सभी को मुस्लिम वोट चाहिए होता है, उनका साथ मिल गया। क्या ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है? अंजना जी, मुझे नहीं पता इनकी क्या मजबूरी है, इनकी पार्टियों के बड़े नेताओं की, लेकिन इनके विधायक, जेडीयू के विधायक बाहर आ गए हैं और वो कहने लग गए हैं खुले तौर पर अपनी पार्टी के खिलाफ। वो बोलने लगे हैं कि किस तरीके की बात आप कर रहे हो, किस तरीके का आप किस चीज़ का समर्थन कर रहे हो। मैं तो यहाँ एक बात, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि बात हुई थी हिंदुओं की रक्षा की। बच्चों, ये देख लो कि क्या कर रहे हैं, बिल पर बिल पास मुसलमानों के फेवर में करे जा रहे हैं। ये इन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। मुझे ये बताइए, हिंदुओं की बेटियों की रक्षा के लिए इन्होंने कितने बिल लाए हैं? कितने बिल इन्होंने हिंदुओं की बेटियों को दहेज की मौत से बचाने के लिए निकाले हैं? हिंदुओं को, चाहे मुसलमानों को या किसी को भी, दिल्ली चुनाव से पहले कहा था सिलेंडर मिलेंगे। एक मुझे दिल्ली चुनाव के बाद बता दीजिए, किसी के घर एक सिलेंडर पहुंचाओ, किसी के घर 2500 रुपया पहुंचाओ, किसी के घर
अभी बिहार की बात बड़ी बड़ी करी गई। अरे बिहार में कितने कितने पर्चे लीक, कितने पुलिस की भर्ती के घोटाले हुए, बार बार हर जगह बेटियों के साथ अत्याचार। अभी मैंने पिछली डिबेट में भी बताया था 8000 से ज्यादा बेटियों के साथ अत्याचार और बलात्कार के मामले बिहार में आए। उसके अलावा लठ और डंडे बिहार के युवाओं पर पड़े। आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, ये सबका साथ है और सबका विकास है। जहां युवाओं को नौकरी की बात हम करना चाहते हैं वो आप नहीं करते, जहां हम बेटियों को सुरक्षित रखने की बात करना चाहते हैं वो आप नहीं करते, जहां हम हर बच्चे के भविष्य को बनाने की बात करते हैं और आप कब्र खोदने में लगे रहते हैं। कब्र खोदो, कब्र खोदो, कब्र खोदो। आप असली में 500 साल पुरानी बातों पर देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में लगे, ये मैं कहना चाहती हूँ। देश की वोट बैंक की राजनीति के लिए आप आज के युवा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए युवा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। पेपर लीक से जूझते हुए बिहार में अब आपके कुछ विधायक बोलने लगे हैं बिल के खिलाफ। बिंदु पर आऊंगा, लेकिन मुझे आज पहली बार अच्छा लगा डॉली शर्मा जी बोल रही थी कि हिंदू मुसलमान वो लोग पार्टी करते नहीं। आज उन्होंने साफ हिंदू और साफ मुसलमान किया, ताली बजा दीजिए। यही चेहरा इनका, चेहरा बेनकाब हुआ है। ये बता देना चाहती हूँ कि ये लोग आपको बांटने के लिए, जहाँ वोट के लिए, जहाँ वोट के लिए पिछले चुनाव में कहते थे बटोगे तो कटोगे, आज वही उस बटोगे तो कटोगे मिर्ची ऐसी लगाई कि वो चुप नहीं होंगी। चेहरा बेनकाब हुआ, अब चुप नहीं होंगी। चेहरा बेनकाब हुआ, अब चुप नहीं होंगी। डॉली जी प्लीज, अरे रोकिए इनको रोकिए। आप दूसरों के वक्त में भी पॉपकॉर्न की तरह कूदेंगी, ये ठीक नहीं है। अभी मैंने और भी चेहरा अपना बेनकाब करना है। इन्होंने पूछा मोदी सरकार ने बेटियों के लिए क्या लाया, इन्होंने पूछा सिर्फ हिंदू बेटियों के लिए। मुझे गर्व है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री वो हैं जो भारत की तमाम बेटियों के लिए लाते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या ये कांग्रेस का नारा है? बताएंगे। मुझे गर्व है कि भारत, ये देखिए फिर मिर्ची लगा, फिर मिर्ची लगी इनको। ताली बजाइए इनकी मिर्ची पे। इनका चेहरा और बेनकाब करेंगे, इनका चेहरा भी और बेनकाब करेंगे। कांग्रेस की बची खुची जागीर आज इस डिबेट में समाप्त होगा। आप नहीं डिफेंड कर पाएंगे, बताता हूँ, आता हूँ। कांग्रेस का एक और चेहरा बेनकाब सुनिए। भारत में बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा की व्यवस्था मोदी सरकार ने की, वो बेटियों के लिए था। अभी और बताता हूं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे थे। सिर्फ हिंदुओं के लिए महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया मोदी सरकार ने, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए किया। ये किया महिलाओं के लिए। अभी आपका चेहरा और बेनकाब करते हैं। अपने विधायक पे भी तो कुछ बोलिए नेताजी। तरीका ठीक नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। मैं पहले किसी के बीच नहीं बोलता, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। विधायकों पर कुछ बोलिए। 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। अब आते हैं, ऐसा सांप सूंघा है राहुल गांधी जी को कि वक्फ बिल पे भाई और बहन दोनों चुप हैं, खामोश हैं। सोनिया जी भी खामोश है और ये यहाँ डिफेंड कर रही है। ऐसा सांप सूंघा है मोदी जी का कहना। अब आइए जनता दल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लिस्ट अब जेडीयू बनाएगी। गजब करते हैं। नहीं बना रहे हम तो उनका चेहरा आइए ना, नीतीश कुमार जी कहाँ बोल रहे हैं वक्फ बिल पे, बताइए। वक्फ बिल पर आकर के हम बोल रहे हैं। हाँ, हमारे वैसे ये बोल रही है। हमारे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने बहस के दौरान अपनी बातें रख दी कि कांग्रेस पार्टी से जेडीयू को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारत में नीतीश कुमार जी ने बिहार में और केंद्र में जब वो मंत्री रहे, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज सबके लिए काम किया है। रही बात कि इन्होंने एक अपराध का झूठा जिक्र किया है। राजस्थान इस देश में महिला अपराध पर कांग्रेस की सरकार थी। देश में एनसीआरबी का डेटा कहता है टॉप पे था, बलात्कार में टॉप पे था। डॉली शर्मा इस्तीफा नहीं देंगी। डॉली शर्मा की पार्टी की राजिका खेड़ा पार्टी पर आरोप लगा करके आज तक जांच नहीं किया, यौन हिंसा का आरोप लगाया, पार्टी बदला, डॉली शर्मा का मुंह नहीं खुला उस समय, चुप रहे। ठीक है, वक्फ बिल पर आते हैं। अंधेरों से कह दो जरा टकराना छोड़ दे, ये उम्मीदों का सूरज निकला है, दीपक जलाना छोड़ दे। एक बात समझिए, जिस देश में जमीन को लेकर के विवाद हो, हिंसा हो, लगातार हिंसा होती रहे, क्या उस जमीन के विवाद पर कोई बिल सरकार लाए तो ये इस तरह से कहेंगे हिंदू और मुसलमान खेलेंगे? कार्ड तो आप खेलते, हम तो चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास। ठीक है अनुराग जी, अखिलेश जी का विधायक को
हाँ, हो गया अखिलेश बता दो। अखिलेश जी कह रहे थे कि वाटरलू ये कानून एक मिनट रुक जा, हो गया। वाटरलू साबित होगा ये कानून इस सरकार के लिए, जो कि अभी जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों तो साथ खड़े दिख रहे हैं, वोट भी कर दिया, अब क्या? मैं तो बच्चों से यही कहूंगा कि सड़कों पे लिखे हुए सैकड़ों नारों को ना देख, तू देख तेरे घर में क्या है, इनके दिखाए हुए तारों को ना देख। दूसरी अल्लाह बोल में रोज नए नए शायर पैदा हो रहे हैं। जलते नहीं, दूसरी नहीं, एक बार सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। जलते हुए घर को, अच्छा अभी और है, देखने वाले सुन लीजिए, जलते हुए घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के आगे तेज हवा है, आग के पीछे तू खड़ा है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। ये वो लोग हैं जो हमें आपको लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं। हमें आपको ये राष्ट्रवाद की झूठी बातें दे दे के यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के आपकी तालियां तो ले लेंगे, लेकिन आपकी थाली खाली हो जाएगी। ये सिर्फ आपकी ताली लेने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बिहार में चुनाव है, वक्फ बोर्ड का बिल आ गया, इसके मतलब है हमारे आपके बीच में चर्चा क्या हो रही है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। अरे हम सब तो आज तक हमें जानते थे हम सब भारतीय हिंदुस्तानी है, ये हिंदू मुस्लिम की चर्चा कब से शुरू हो गई? आज आपको चुनाव मुस्लिम का वोट लेना है या मुस्लिम के हमारे बीच में वहां पे एक कहते हैं खाई पैदा करनी, इसलिए आप वक्फ बोर्ड का बिल ले आए। कल अगर आपको लगेगा कि आपको सरदारों के साथ, आपको सिख के साथ लेना है, तो आप सिख का बिल लेके आ जाओगे, उनके गुरदारों का लेके आ जाओगे। परसों आप हिंदू को अगर आप करना चाहते हो, अगर उनको भी अपनी तरफ करना चाहते हो, तो मैं कहता हूं आप लेके आइए समिति का, ट्रस्ट का जो सोसाइटी बिल लेके आइए, उसमें दलित और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दीजिए, तब तो पता चलेगा आप हिंदुओं के भी रक्षक हो। कल तो आप बौद्ध का बिल लेके आ जाएंगे, जैन का बिल लेके आ जाओगे, इसके मतलब समाज में क्या कहते हैं अंग्रेजों वाला, आप जिसको बोलते हैं बांटो राज करो की राजनीति करना चाहते हो। अरे यहाँ पे छात्र देख रहा है कि आपने मेरे लिए क्या किया, देश में कर्जा 4 गुना बढ़ गया देश के ऊपर में, उसमें चर्चा करने को तैयार नहीं। अमेरिका ने हमारे ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया, उसमें आप बोलने को तैयार नहीं। अमेरिका हथकड़ी बढ़िया लगा के हमारे यहाँ देश में भेजता है और आप उसमें एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होती, तब आपकी देश की हमारा देश का सम्मान नहीं गिरता या हमारा देश का सम्मान नहीं गिरता? आप चुप मारे रहते हो। आपसे अच्छे तो हमारे नेपाल वालों को देखो, उन्होंने तो अपना जहाज बेच के अपने लोगों को आपको भी चाहिए समुदाय का। बिहार में चुनाव के मद्देनजर आप लोग यहाँ झूठी तालियां, इनकी बातों मत पीटिए, जो अब उनको भी डांटिएगा, झूठा है, उनका मन है, उनका जब मन करेगा ताली बजाएंगे। नहीं क्यों नहीं, मैं आपकी शादी पे भी तो बजाया। अपने भविष्य के बारे में छोड़िए, इनके जो इश्तेहार, ये जो सैकड़ों जो प्रचार कर रहे हैं कि प्रचार में मत आओ। आप देखो आपके घर में आज शेरो शायरी का माहौल, शेरो शायरी का माहौल है, एक शेर हम भी सुनाएंगे। देखो सुनो, जितना बदल सकते थे बदला खुद को। एक और शायरी है, जितना बदल सकते थे बदला खुद को। शुरू से जितना बदल सकते थे बदला खुद को, अब जिसको तकलीफ है वो अपना रास्ता बदल ले। ये है जमाना। देखिए आइए मतलब की बात पे आइए। देखिए मुशायरा पे फिदा है ये दुनिया, रहनुमाओं की अदा पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। देखिए अभी 2 प्रवक्ता बोले, देखिए आप गवाए सब लोग, 2 प्रवक्ता बोले, वक्त पे एक पॉइंट इन्होंने नहीं बताया कि वक्त में क्या खराबी है, एक पॉइंट नहीं बताया। इधर चले गए, उधर चले गए, इधर चले गए। देखिए वक्त को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल इस बात का है। बताइए। और वक्त में कोई हमने पूरा एक्ट नहीं बदल दिया। अच्छा, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने 56 अमेंडमेंट किए थे। हम जो अमेंडमेंट कर रहे हैं 12 साल बाद, उसके पीछे कारण है। कारण ये है, उसके पीछे कारण क्या है कि वक्फ की जमीनों में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है। और जो वक्फ की प्रॉपर्टी डोनेट की जाती है, उसको वक्फ बोर्ड के लोग, अगर मान लो 5 एकड़ लैंड है, वो 1000 रुपए महीने के किराए पे दिए जाती है, उसको बेच सकते हैं। और तो और सेक्शन 40 है 2013 के एक्ट में, उसमें पावर ये दी गई है कि वक्फ का एक सर्वेयर जो होता है वो किसी जमीन को जाएगा, जो उसकी मर्जी आएगी, और वहां से रिपोर्ट मंगा के उसको गजट में नोटिफाई कर देगा कि ये आज से लैंड जो है ये वक्फ की हो गई।
हमने उस कानून को बदला है तो हमने क्या बुराई की, लेकिन इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि एक्ट में कोई कमी नहीं है। और माफ करना, हम लोग माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन शुरू से करते आए हैं। अभी यही तो आरोप है कि हमारा वोट खिसक जाएगा। हम वोट की चिंता नहीं कर रहे। हम, मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है, और 2009 का शायद इनका डिक्लेरेशन भी है, 2014 का भी डिक्लेरेशन है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, और विकास होगा तो कानून भी बदले जाएंगे, अमेंडमेंट भी आएगी। जीएसटी का कानून कौन लाया? यही सरकार लेके आई। वुमेन रिजर्वेशन कौन लेके आया? यही सरकार लेके आई। ट्रिपल तलाक कौन लेके आया? यही सरकार लेके आई। इनकम टैक्स एक्ट में कौन बदलाव लाया? कितनी चीजें, यही सरकार का काम होता है। ठीक, देश की बेहतरी के लिए जो काम करना है वो ये सरकार कर रही है। वो जरा एक बार दिखा दीजिए कैसे 30 देशों से ज्यादा संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। डिफेंस और रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्तियां देश में किसी के पास है तो ये वक्फ बोर्ड है। ये तमाम देशों के हमने नाम डाल दिए आपके सामने। अब सवाल है कि कमाई भी तो हो ना, गरीबों तक भी पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बड़े बड़े नेताओं पर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों पर यह आरोप है कि उन्होंने जमीनें हड़प ली, वहां पर वो कारोबार चला रहे हैं और रेंट दे रहे हैं 50 रुपया 60 रुपया, तो फिर उसका फायदा ही नहीं मिल रहा। अंजना जी, सबसे पहले बात आपकी मैं काटता हूँ कि 2 मंदिरों पे इससे ज़्यादा मुझे तमिलनाडु में और आंध्रा में इससे ज़्यादा ज़मीन 2 मंदिरों पे आप जो बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे ज़्यादा नहीं है, ऐसी बात गलत बयानी हो रही है। हम ये कहते हैं कि बिल जो आया है और उसमें ये भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को उसकी सहूलत मिले, लेकिन आर्टिकल 52 में 2 साल की सजा थी भ्रष्टाचारियों को। इन्होंने इस बिल में 6 महीने की क्यों कर दी? मैं ये पूछ रहा हूँ कि 60% जो बाप पे इनकम होती थी आपने 5% कर दी, क्यों कर दी? बात ये है कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। ये सब अपने चेहरे पे एक नहीं 2-2 100-100 नकाब रखते हैं। मैं कहता हूँ ये चाहते हैं कि 80% वोटर हमारी तरफ आ जाए, इसलिए वह बिल लाए। वह बिल लाने से मकसद ये है कि भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि पासमाना मुसलमानों को फायदा होगा इससे? क्या फायदा है बताएं? आप ही कह रहे हैं ना कि उनकी तरफ चले जाएंगे। नहीं, मैंने ये फायदे के बिना थोड़ी जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ अगर ये बिल है तो 30 साल से गुजरात में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 25 साल से मध्य प्रदेश में सरकार, प्रेसिडेंट जो वक्फ बोर्ड का बनता है वो सरकार बनाती है, 20 साल से बिहार में और 7 साल से उत्तर प्रदेश में और 10 साल से उत्तराखंड में। तो इन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना चाहिए था। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भ्रष्टाचार करता है, ना तो आम नागरिक करता, ना आम मुसलमान करता, मुतवल्ली करता है। उन सबको जेल जाना चाहिए। उसमें इन्होंने जेल भेजने का काम पिछले 11 साल चेहरा छिपाने लगे कि किधर बैठे हैं आप। मुतवल्ली भ्रष्टाचार कर रहा है, खुद ही आप कह रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड में उन्होंने तो भ्रष्टाचार किया। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सरकार बनाती है ना, मुतवल्ली सरकार बनाती है। भ्रष्टाचार सरकार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। बोर्ड की तरफ से मुतवल्ली अपॉइंट होता है, वक्फ बोर्ड की तरफ से। रुक जाइए डॉक्टर शालिनी। देखिए, बहुत सीधी सिंपल सी बात ये आ जाती है कि अगर भाजपा यानी केसरी रंग कोई अच्छा काम करने के लिए आ जाता है माइनॉरिटीज़ के लिए, वेदर वो ट्रिपल तलाक की बात होती है, चाहे 370 हटाने की बात होती है या रिजर्वेशन की बात होती है, तो फिर सब लोगों को मिर्च भी बहुत ज़्यादा लगती है और सब लोग ये कह देते हैं कि सांप्रदायिक दल है, इस वजह से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज़ करना चाहते हैं। हमने पिछले इतने सालों में देखा है, 70 सालों में मुसलमानों के हाथ में ये वक्फ बोर्ड रहा है और गरीब मुसलमान गरीब का गरीब रहा है। आप अगर सच्चर कमेटी में पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ था कि 31% से ज्यादा लोग जो मुसलमान है वो गरीब की रेखा के नीचे पे रह रहा है। तो अगर वक्फ बोर्ड में इतनी जमीनें हैं, इतनी जायदाद है और अगर हम उसका ब्यौरा मांग रहे हैं, सरकार कह रहा है ब्यौरा दे दो, सरकार कह रहा है ऑडिट करो, सरकार कह रहा है शरीयत लॉ के हिसाब से आप वक्फ और औलाद का जो लेजिटिमेट तरीका है करने का हिसाब किताब है उसके बाद आप वक्फ करिए, आप अपनी बेटियों को भी उसमें हिस्सा बनाइए और फिर आप अपनी 1/3 प्रॉपर्टी दे दीजिए में। तो इनको मिर्च हो रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जो ये साहब कह रहे थे कि 7% था 5% दे दिया, 2% ज्यादा ही मिला है ना, 2% ज्यादा जो मिला है, मेरे को बोल देने दीजिए, मैंने आपकी बात बहुत शांति से सुनी थी, मेरे को बोल देने दीजिए। 2% ज्यादा मुतवली को मिल रहा है काम करने के लिए, अपने जेब में भरने के लिए नहीं। तो अगर ऑडिट होता है तो उसको वो 2% का हिसाब देना पड़ेगा जो वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और आपको ये जान के बहुत ज्यादा
आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर आज हम कह रहे हैं कि मैं एक सच्ची नागरिक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक मुसलमान हूं, मैं ये जानना चाहती हूं कि हकीकत में वक्फ की कितनी जमीन है, उस जमीन में कब्रिस्तानों के लिए कितना प्रतिशत रखा हुआ है, अगर वहां उपजाऊ है या कृषि के लिए जमीन है, उस पे कोई कृषि का काम क्यों नहीं हो रहा है। और बड़ी बात है, आप शायद मेरे से वाकिफ रखें या ना रखें, मैं कह रही हूं आप ले आइए रिलायंस और अदानी को भी, दे दीजिए उन्हें जमीनें, बना दीजिए आप फैक्ट्रियां, रोजगार दे दीजिए। 70 साल में मुसलमानों को किसने रोजगार दिया है? समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को गैंगस्टर बनाया, कांग्रेस ने मुसलमानों को गैंगस्टर बनाया। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, कुछ भी बोल दोगे गैंगस्टर क्यों बनाया। नहीं? सरकार ये 30 साल सरकार है, 30 साल में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? हमें आपको लड़ाने का काम किया, हमें आपको लड़ाने का काम किया। नफरत की राजनीति, रोजगार की राजनीति तो करनी चाहिए। सरकार ने क्या रोजगार की राजनीति? आप गलत बयानी मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए। नहीं गलत बयानी मत कीजिए। माफिया बनाया, ये बनाया, अरे हमने मेट्रो बनाई है, हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, सुनिए मेट्रो एक्सप्रेसवे स्टेडियम बनाए हमने। पर जब राजनीति आती है आप बांट देते हैं। बीजेपी आ गई है लेटर कंप्लीट, लेटर मणिपुर में नंगी औरत मुसलमानों ने घुमाई, क्या सरकार कहाँ थी? की बातें कर रहे हैं? मणिपुर के अंदर नंगी औरत घुस गई, देश के अंदर आपने कोई बात कही? आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कह रहा हूँ गुजरात में सरकार आपकी, शब्द दिखा दीजिए, आप मुझे कुरान में हिजाब सुना दीजिए। आप एक औरत को कैसे कह रहे हैं? आप गलत बयानी करें, उनको नहीं बोला। मैंने कहा मणिपुर में कहा आप बह रहे हैं, आप भूले, आप बह रहे हैं भूले। मणिपुर में नंगी घुमाई गई औरत, आप खामोश रहे, ये भी खामोश रहे। लिसन सर, प्लीज सिट डाउन, डोंट रिपीट द सेंटेंस। एक सेकंड, आप किसी भी भाषा की मर्यादा रखें, भाषा की मर्यादा। किसी भी औरत के लिए ऐसे शब्द नहीं यूज कर सकते। मेरी नहीं, घुमाया गया, इस पर क्या चुप हो जाइए। आप वक्फ का शब्द मुझे कुरान में दिखाइएगा, आप सूरे बकर में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है चैरिटी करिए, वक्फ नहीं लिखा हुआ है। आप बात करते हैं ज़कात की, सिर्फ 2.5% ज़कात देने से इस कौम का भलाई नहीं होगा। मुझे वो मुसलमान गिनवाइए जो 10% ज़कात भी दे रहा हो, 5% भी दे रहा हो। अरे अंजलि जी, कोविड के दौरान, अंजना जी नाम तो याद कर लीजिए, अंजना जी कोविड के दौरान, अरे शब्दों का प्रयोग करने में अरे क्यों नहीं है? मेट्रो बनाया, समाजवादी। प्लीज कंप्लीट मैम, एक लाइन में खत्म कीजिए। कोविड में अगर सलीम को मिला पैसा तो शाहिद को भी मिला, तो सुनील को भी मिला, तो माइकल को भी मिला। किसी ने ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो बोल दे कि मोदी सरकार ने एक बड़ी खबर आ रही है, मुसलमानों के साथ नहीं किया। एक बड़ी खबर आ रही है वक्फ बिल पर सांसद फैसला ले। बीजेडी ने कहा है नवीन पटनायक की पार्टी का यू टर्न आ रहा है। इससे पहले लोकसभा में जो उनका रुख था, और अब वो कह रहे हैं सरकार को के पक्ष में ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुने हमारे सांसद। हमने अपने सांसदों को व्हिप जारी नहीं किया है। नवीन पटनायक की पार्टी, कम से कम इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये विपक्ष के लिए अच्छी खबर नहीं है। वक्फ विधेयक पर नवीन पटनायक की पार्टी का यू टर्न। पहले उन्होंने कहा था कि हम खुलकर इसका विरोध करेंगे, लेकिन विधेयक पर स्वविवेक यानी अपने विजडम से, अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर आप वोट कीजिए, ये नवीन बाबू की पार्टी बीजेडी कह रही है वक्फ संशोधन बिल पर। आशुतोष जी, पॉलिटिकली अगर देखिए तो 303 वाली सरकार के लिए अनुच्छेद 370 हटाना या फिर उसके बाद तलाक बिद्दत हटाना आसान था, लेकिन जेडीयू, एलजेपी और इसी के साथ जो टीडीपी, चंद्रबाबू, इनकी पार्टी के समर्थन के साथ इस बिल को पास कराना एक बड़ा चैलेंज था जो पार किया। मैं तो वाजपेयी जी को सुन के मैं तो बाग हो गया, मतलब गार्डन हो गया। उन्होंने कहा जो मुश्किल में है वो रास्ता बदल लें, तो जनता दल यूनाइटेड ने, चिराग पासवान ने रास्ते बदल लिए। अभी दोनों साथियों को मैं सुन रहा था, मैं सत्यप्रकाश जी को भी सुन रहा था। 4 मिनट उन्होंने बोला, 10 बार मोदी जी का नाम लिया, 1 बार नीतीश कुमार जी का नाम लिया, और वाजपेयी जी ने तो 1 बार भी चिराग पासवान का नाम ले लिया। देखिए, ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, ये दोनों पार्टियां आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिहार के अंदर इनका अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि उनके नेता वो भाषा बोल रहे हैं जो लल्लन सिंह ने संसद के फ्लोर पे खड़े होकर बोला, जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा। इसका मतलब यह कि भारतीय जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा वर्ग है
जो आज जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी में मर्ज करने की दिशा में कोशिश कर रहा है। अन्यथा कोई कारण नहीं हो सकता है कि ललन सिंह जो संसद के अंदर खड़े होकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे थे, कम से कम अपने नेता का तो नाम लेते। सत्यप्रकाश जी कम से कम यहाँ अपने नेता का नाम 10 बार नाम लेते, मोदी जी का एक बार नाम लेते तो चिराग पासवान जी का नाम लिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड आपको बता दें, वक्फ विधेयक के विरोध में जेडीयू नेता का इस्तीफा, बड़ी खबर है ये। सत्यप्रकाश जी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए हैं, कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ दी है। नीतीश कुमार जी ने उस आरक्षण महिला बिल को समर्थन दिया था जिस पर समाजवादी पार्टी फाड़-चीड़ करती थी। आप रुक जाइए, आपकी आदत बहुत खराब है। अरे रुक जाइए ना। नीतीश कुमार जी ने तमाम मुस्लिम संगठन से बिहार में मुलाकात करी, उनसे सुझाव लिया और उनकी सहमति के उस सारे सुझाव को जेपीसी में सामने रखा गया। आपको ये जानकारी नहीं है। उन मुस्लिम संगठनों ने, रुक जाइए, उन मुस्लिम संगठनों ने जो भी आपत्ति दर्ज कराई थी, कुछ और लेके चले आपत्ति। सर बोलिए, सवाल पूछ रहा था कि 4 आशुतोष जी, आप भी कब से आदत सीख गए हैं? आशुतोष जी आदत कब से आप सीख रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? आपके शब्द इस्तेमाल करूं, जल्दी से 2 लाइन में कंप्लीट कीजिए। नीतीश कुमार जी ने उन सब तमाम सुझावों को दिलेश्वर कामत जी के थ्रू जेपीसी में रखवाए, वो सुझाव मान लिए गए। और अगर जनता दल यूनाइटेड आपके नेता इस्तीफा दे रहे हैं सर, सरकार में शामिल है, तो ललन सिंह जी सदन में बात रखेंगे। अब नीतीश कुमार जी पे एक सवाल उठा रहे हैं ना। अरे सत्यप्रकाश जी इधर देखिए ना, दंगे पर मेरी तरफ तो देखिए सर, को न्याय दिया, अरे पासवानदा समाज से ही आते हैं। समझ लीजिए, आपका आक्षेप गलत है। जनता दल यूनाइटेड एनडीए का पार्टनर है, विलय नहीं हुआ। उन्होंने कहा चिराग पासवान की भी पार्टी खत्म हो जाएगी। आशुतोष जी का हम सम्मान करते हैं, मित्र हमारे, लेकिन ये इनके अपने विचार हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम लोगों ने एक्ट को पूरी तरीके से वर्ड बाय वर्ड एग्जामिन किया, उसके बाद जेपीसी में भी हमारी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर थे, और तब हमको लगा कि कहीं कोई फुल स्टॉप कॉमा में कोई गलती नहीं है किसी तरीके से मुस्लिम समाज के खिलाफ। 2-3 छोटे-छोटे सवाल जल्दी से लेकर आइए, जल्दी से। तब हमने स्टेट लिया है। चिराग पासवान तो नेता है ही हमारे, सुनिए प्लीज बीच में। रामविलास पासवान जी का नाम लेते हैं। वोट की आय का सही उपयोग करने के लिए हो गया आपका, हो गया सवाल से। मैम, वक्फ बोर्ड की आय का सही उपयोग करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं? ठीक है जी, मेरा सवाल बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से है कि आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वलिटी, क्या अमेंडमेंट बिल जो संशोधन बिल है, क्या ये हिंडर हो रहा है आर्टिकल 14? ठीक है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है या नहीं? मैम, मेरा सवाल यह है कि अभी इन्होंने बोला कि इस बिल को पास इसलिए किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम किया जा सके, तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा जो मुस्लिम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, छोटा मेरा प्रश्न अनुराग भदौरिया जी से है। इस वक्फ बोर्ड में के नए संशोधन के तहत गैर मुस्लिम महिलाओं और थोड़ा फ्लोर ऑडियो प्लीज बढ़ा दीजिए, यहाँ आवाज नहीं सुन पा रहा है कोई। मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का परिषद में शामिल होने का मौका मिलेगा, तो इससे आपको नहीं लगता? मैम, न गीता हूँ मैं, न कुरान हूँ मैं, मुझे पर इंसान हूँ मैं। मेरा प्रश्न है बीजेपी के स्पोक पर्सन से कि किस ट्रांसपेरेंसी के साथ जमीनें गरीबों में बांटी जाएगी? ठीक है, आखिरी के 2 सवाल। मेरा सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से, सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटने वाली पार्टी कल जब लोकसभा में जब वोटिंग हुई तो एक भी मुस्लिम महिला आपकी पार्टी से क्यों नहीं थी? मैम, मेरा सवाल कांग्रेस के स्पोक पर्सन से है। उसने कुछ देर पहले कहा कि बिहार के युवाओं पे कुछ समय पहले लाठीचार्ज हुआ, तो आपके नेता उस समय जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रहे थे, और गठबंधन के नेता? मैम, मेरा सवाल मुस्लिम स्कॉलर से है। सर, जो अधिनियम आया उसका 7th भी बोलता है कि जितनी भी जमीन है उसकी रजिस्ट्री करा लो। अब अभी आप करा नहीं रहे हो, फिर 50 साल बाद आपकी जनरेशन कहेगी हमें अब्बू कागज छोड़ने के, हम दिखाए क्या? जो आप बहाना देते हो कि हमारे पास कागज है नहीं तो हम दिखाएं क्या? मेरा सवाल मुस्लिम बोर्ड से है। वक्फ ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है? ठीक है, चलिए आपसे शुरू करते हैं कि कैसे पैसा देंगे। और जो इनका सवाल था कि कल जब बहस हो रही थी तो आपका एक भी मुस्लिम नेता नहीं था। आर्टिकल 14 की बात करी मेरी बहन ने, तो मैं ये बता दूं, आर्टिकल 14 सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, और अगर इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो केवल एक समाज के पास ऐसा ट्राइब्यूनल है जो तय करे उसकी संपत्ति है कि नहीं है, लेकिन हिंदुओं के पास, सिख के पास, ईसाई के पास, जैन और बौद्ध के पास नहीं है। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन तो तभी हो गया जब ये लाए। और दूसरी बात, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। ये केरला काउंसिल ऑफ चर्च
वहां पे क्रिश्चियंस ने कहा कि वक्फ ने हमारी जमीन हड़प ली है, तो ये हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया? ये न्याय की बात है, संविधान के तहत बात है। और देखिए, आपको एक उदाहरण देता हूं। ये लोग बार बार क्या कहते हैं कि भाई नॉन मुस्लिम्स को आपने कैसे बोर्ड पे रख दिया, लेकिन जब नॉन मुस्लिम से लैंड लेते हैं तब इनको दर्द नहीं होता है। हिंदू की लैंड आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन मुस्लिम बोर्ड पे नहीं आएगा। एक मिनट, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं, आप बीच में बिल्कुल मत बोलिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं। हाँ, एक चीज रुक जाइए, प्लीज वेट मैडम, प्लीज वेट, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। अभी इन दोनों को जवाब देना। 2013 का अमेंडमेंट, इस बात पे अब गौर करिएगा, आपको अच्छी लगेगी। 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं कहता हूं पूरी तरह से संविधान को नष्ट करता है, मूल भावना को। और क्या कहते हैं उसमें कहते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो डोनेट कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कितनी जमीन डोनेट करी है? अखिलेश यादव ने कितनी जमीन डोनेट करी है? आप लाते हैं गुमराह करने के लिए जनता को, और उसके बाद यहां पे बैठ के बातें करते हैं। एक बात और, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, पूरी चर्चा में वक्त पे हमने बात करी, बाकी तो अखिलेश यादव कल सारी बातें कर रहे थे वक्त को छोड़ के। मैं ये वक्त का कानून लेके आया हूं। मौलाना साहब ने अभी क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो 7% था हमारी कमाई घटा दी। सेक्शन 72 इनको पता नहीं होगा क्या कहता है। वो कहता है मुतवली जो रुपया बोर्ड को देता था 7% देता था, 5 देगा, 2% बढ़ जाएगा। लेकिन मौलाना साहब ने कानून नहीं पढ़ा और यहाँ चर्चा पे आ गए। अब आप मुझे बताइए कि आप किसके साथ खड़े होंगे? जो कानून पढ़ के बात करे या बिना पढ़े विरोध पे विरोध करता चला जाए। डॉली जी, जो आपसे प्रश्न किया था बच्चे, मुझसे आपने प्रश्न किया था कि राहुल गांधी जी उन युवाओं से मिले कि नहीं। गूगल करिए अभी और आपको पता चलेगा उस प्रतिनिधि मंडल से अगर कोई सबसे पहले नेता गया मिलने तो वो राहुल गांधी जी थे। मिलकर आए उन बच्चों से जिनके ऊपर लठ और डंडे पड़े और बकायदा कांग्रेस पार्टी के जो सवाल उनका वही तो जवाब देंगे। और जो लगातार कांग्रेस पार्टी के हर नेता ने वो बात उठाई और आज भी पलायन करते हर युवा के लिए उसे बिहार से बाहर वो ना जाए, उन्हें रोकने के लिए कांग्रेस के नेता और बहुत सारे युवा उस यात्रा में साथ आ रहे हैं ताकि पलायन रुक सके। कन्हैया कुमार उस यात्रा में शामिल है कि आप युवाओं को पलायन ना करना पड़े बिहार। लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी और गांधी परिवार के तमाम नेता क्या जानबूझकर वक्फ बिल पर नहीं बोल रहे हैं? क्या खुलकर मुसलमानों का साथ देने में आपके शीर्ष नेतृत्व को ये डर सता रहा है कि हिंदू वोट ना भागे? मोदी जी भी तो नहीं बोले। देखिए सीधी और साफ बात है, हमारे बहुत सारे नेता और मैं यहाँ बैठकर लगातार बोल रही हूँ। आपने संविधान की बात से शुरुआत की, संविधान के अनुच्छेद 14 का, 25 का, 26 का, 25 सब्जेक्ट 2 है, गलत कह रही है। 25 का, 26 का पढ़ती नहीं है, सब्जेक्ट 2 पब्लिक ऑर्डर, अनुच्छेद 14, अरे गलत चलो बता रही है बच्चों को, अनुच्छेद गलत 14 बता रही है। पढ़िए संविधान, खोलिए बच्चों सारे, अनुच्छेद बताइए इनको। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 26 पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी, कानून बनाने का अधिकार है, ये संविधान जी। हाँ, नहीं बोलने दीजिए, पूरा संविधान के बारे में। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, तो अभी अनुच्छेद बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं धार्मिक संस्थाओं में प्रबंधन का अधिकार। राहुल गांधी गलत गलत बात है, ये बिल्कुल गलत संविधान। आप कोट करवाइए, आप हाथ उठाइएगा, मैं जवाब दूंगी। 14, 25 और 26 पढ़िए। यहाँ बैठकर आप 25 सब्जेक्ट करेंगे, आप लोग सब लोग ट्वीट करिएगा इसके बाद। अब बताइए सब्जेक्ट 2 है कि नहीं है? 15 लाख खाते में आएंगे, फिर चुनावी जुमला बताते हैं। तो सर रुक जाइए, इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। प्रश्न था उसका जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं बोल रही गलत बात है, ऐसा नहीं है कि बीच में बोलेंगे, बीच में क्यों बोलते, बीच में क्यों बोलते और खुद ही सबके बीच में चिल्ला रहे हैं। ये कैसे चलेगा भाई? ऐसे थोड़ी होगा। देखिए मैंने आपसे बोला, फिर इनसे करने लगे, देखा ये समस्या है। इनसे करने लगे, जिसको छुपा रहे हो, ये बताओ पहले क्या कर रहे हैं? बोलने दो, जवाब भैया को तो पता ही नहीं है। खिसिया जाता है तो ऐसे ही करते। खिसियाने वाले आदमी देखा क्या? खिसिया जाता आदमी। अच्छा वापस टॉपिक पे आइए। मैं बोल रहा हूं अगले भैया के लिए क्या कह रहे हो? अखिलेश भैया है, डंके की चोट पे बोलता है। बोलिए आप वहीं से निकल के आए, टेबल टूट जाएगा। वहीं से निकल के आए हो। वहीं से निकल के यहाँ तक आए, ठोको ताली। टॉपिक पे इसके बारे में कुछ पता है? गौरव
गौरव जी, और क्या है वो? प्लीज बंद कीजिए। इसके बारे में चर्चा है। देखिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बात ही नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सबका धर्म अलग होगी, जाति अलग होगा, गोत्र अलग होगा, तो ये क्या अनेकता में एकता है ना? कितना अच्छा लग रहा है अनेकता में एकता वाला। ये चाहते हैं अनेकता में एकता ना हो, सिर्फ एक है। एक कैसे हो सकता है बताइए? हम सब मिलके एक साथ है ना। जब मुट्ठी होगी तो ताकत होगी ना। ये हम ताकत चाहते हैं, हम बंटवारा नहीं चाहते। ये बंटवारा चाहते हैं, दिक्कत ही नहीं है। आप ताकत बनाना नहीं चाहते। दूसरी बात आप बंटवारा अच्छा बोलिए मत। नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते, मोदी जी का नाम लेते हैं। नहीं, अंजना जी, महिलाओं के ऊपर प्रश्न था कि बीजेपी के तरफ से महिलाएं क्यों आगे आई है? अरे आपकी तारीफ में कोई बोल रहा हूँ, आपकी तारीफ में बोल रहा हूँ। ये वो वैसे पार्टी के नेता हैं, अरे आपकी तारीफ में बोल रहा हूँ। ये उस पार्टी के नेता हैं, इन्होंने उर्दू विश्वविद्यालय बनाया था और उस विश्वविद्यालय का आजीवन मतलब मरते दम का चेयरमैन आजम खान को बना दिया। तो ये तो न्याय है इनका। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।